हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज वाली वीडियो के अंदर द थर्ड लेवल जो कि जैक पेन ने लिखी है, कंप्लीट समरी के साथ साथ नैरेटिव टेक्निक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना समय वेस्ट किए अगर चैप्टर पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी ज़रूरी है। देखो, अगर मैं 1890 के आसपास जाऊँ तो उस टाइम पे यूएस के जो लोग थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होते थे स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए। ये वही स्टैम्प है जो कि पहले जब चिट्ठियाँ आती थी ना, तो उसके ऊपर जो ऐसे स्टैम्प लग के आती थी, है ना, गवर्नमेंट की स्टैम्प होती थी, वो जो लग के आती थी, तो यूएस के लोग बहुत ही क्रेजी होते थे, उसको कलेक्ट किया करते थे। ठीक है। और सबसे अच्छा कलेक्शन उसको माना जाता था, अगर किसी इंसान के पास ब्लॉक ऑफ 4 अगर स्टैम्प कलेक्टेड है तो उसको तो बड़ा महान समझा जाता था। ठीक है। और लोग इतने ज्यादा पागल थे स्टैम्प कलेक्शन के पीछे कि वो फर्स्ट डे कवर तक बना दिया करते थे। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या है? जैसे कि मान लो आज कोई गवर्नमेंट ने स्टैम्प रिलीज करी, तो लोग एक एनवेलप के अंदर ब्लैंक पेपर ही डालते थे। ठीक है। और उसके ऊपर जिस दिन वो स्टैम्प रिलीज हुई है उसको चिपकाकर उसके ऊपर उसी दिन की जो पोस्ट ऑफिस से डेट लगवा के, थप्पा लगवा के, और खुद को पोस्ट कर दिया करते थे। फिर वो जो एनवेलप होता है ना, इस तरीके का फर्स्ट डे कवर जो होता है, उसको खोलते नहीं थे क्योंकि उसके अंदर तो ब्लैंक पेपर ही है, उसको भी कलेक्ट किया जाता था। तो यस, यूएस के अंदर 1890 के आसपास जो स्टैम्प कलेक्शन होती थी। अब यहाँ पे जो है एक सबसे मेन जो हमारा करेक्टर है वो है सैम, सॉरी सैम कह रहा हूँ, एक है चार्ली। ठीक है। चार्ली हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। सैम भी कैरेक्टर है। तो जो चार्ली के दादाजी हैं इस चैप्टर के अंदर, वो धरती पे नहीं है, वो धरती से जा चुके हैं। ठीक है। तो चार्ली के जो दादाजी है ना, वो भी स्टैंप कलेक्ट किया करते थे। तो जो उसके दादा ने स्टैंप कलेक्शन की थी वो विरासत के अंदर चार्ली को मिली थी। और विरासत में जो उसको चार्ली को स्टैंप कलेक्शन मिली थी, इसकी वजह से चार्ली को भी जो है वो स्टैंप कलेक्शन करने का एक बहुत ही क्रेज था। समझ रहे हो? अब चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो सीन है वो है थर्ड लेवल का जिक्र। अब ये थर्ड लेवल क्या है? चैप्टर के अंदर एक स्टेशन की बात हो रही है जिसको कहा गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पे चार्ली ये कहते हैं, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि इन स्टेशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी जो ट्रेन का शेड्यूल होता है ना, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा लेंगे। भाई देखो, इंडिया के अंदर हम गीता पे हाथ रख के ऐसे कसम खाते हैं ना कोर्ट के अंदर, तो गीता पवित्र चीज मानी जाती है। एक ट्रेन के प्रेसिडेंट्स के लिए उसका जो ट्रेन का शेड्यूल है कि ट्रेन जो है ऑन टाइम आए, वो एक सबसे अहम चीज होती है। वो कह रहे हैं उसके प्रेसिडेंट इस पे हाथ रख के कसम खा लेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल है। लेवल मतलब कि जैसे कि दिल्ली मेट्रो आपने देखी होगी, तो ग्राउंड में भी चलती है, नीचे अंडरग्राउंड भी चलती है, ऊपर का भी एक लेवल है ना। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की सिर्फ 2 ही लेवल है उसके प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन चार्ली कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 लेवल है और मैं थर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ हूँ। वो इस बारे में अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट को भी बताते हैं। साइकेट्रिस्ट दोस्त का नाम क्या है? सैम। कहते हैं मैं उसके साथ भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेरा जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट, वो बोलता है भाई तू दिन के अंदर सपने देखना बंद कर दे। वो ये बोलता है कि चार्ली जो है ना वो अनहैप्पी है। हाँ, जब ये बात करने जाता है अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त से इस बारे में, तो चार्ली की जो वाइफ है लुइसा, वो भी उसके साथ जाती है। तो जब ये बोलता है ना कि चार्ली जो है वो बहुत ही अनहैप्पी है, लुइसा जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे गुस्से में हो जाते हैं कि ये अनहैप्पी कैसे भाई, हमारी इतनी अच्छी खासी शादीशुदा जिंदगी चल रही है। तो जो सैम है चार्ली का दोस्त, अरे कहता है भाभी जी मेरा मतलब वो नहीं था, इसका मतलब है कि थोड़ी सी चिंता के अंदर रहता है। जो फियर, जो वॉर, जो वरी, चिंता आजकल मॉडर्न लाइफ के अंदर चल रही है ना, उससे थोड़ा सा जो है वो वरी रहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर उसके बाद चार्ली बोलता है कि वो जो है इस मॉडर्न स्ट्रेस से, जो आज की जिंदगी मॉडर्न स्ट्रेस दे रही है, उससे भागना चाहता है, उससे स्केप करना चाहता है। चार्ली जो है ये बोलता है कि भाई हर कोई भागना चाहता है भाई, चिंताओं से दूर कोई नहीं जाना चाहता। हर कोई जो है वो चिंताओं से दूर जाना चाहता है, लेकिन सबको थर्ड लेवल थोड़ी मिल गया, मुझे ही तो थर्ड लेवल मिला है। भाई वैलिड बात लग रही है ये भी। फिर उसके बाद क्या होता है कि चार्ली अपने साइकेट्रिस्ट दोस्त को तो बताता है, अपने और दोस्तों को भी ये सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो देता है। तो उसके दोस्त भी जो है एग्री करते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट सैम ने बोला है ना, कह रहे हैं वो सही बोल रहा है भाई, तू ना दिन के अंदर सपने देखता है। और वो कह रहा है कि जो तेरा स्टैम्प कलेक्शन है ना, वो भी एक टेम्पररी रेफ्यूजी है रियलिटी से भागने का। कि तू जो है पास्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है, पास्ट को इमेजिन करता है, तुझे अच्छा लगता है पास्ट इमेजिन करना कि अच्छा ये उस समय पे आई थी और उस समय पे तो ये भी हो रहा था ना। तो तुझे अच्छा लगता है, इसलिए तू मॉडर्न स्ट्रेस से भागने के लिए पास्ट के अंदर जाता है। वो जो स्टैम्प कलेक्शन है उसको भी इसका एक वो बताते हैं। चार्ली खुद को डिफेंड करता है, कहता है कि एक बात बता, चल ठीक है मैंने तेरी बात बड़ी भी कर ली, मेरे दादा भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे भाई, उनके जमाने में तो कोई भी ऐसी चिंता विंता नहीं थी, उनको तो बिल्कुल बढ़िया सी जिंदगी थी भाई, वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे? फिर खुद को डिफेंड भी तो कर रहा है ना बंदा। वो बोलता था कि उस ग्रैंडफादर के टाइम पे तो लाइफ बहुत ही पीसफुल थी। ही प्राउडली डिस्क्राइब हिज कलेक्शन। वो अपने कलेक्शन को बहुत ही प्राउडली बताता है कि बेटा ब्लॉक ऑफ 4 की है मेरे पास स्टैम्प कलेक्शन, हल्के में मत लियो मेरे को, फर्स्ट डे कवर्स है मेरे पास। ठीक है। और वो ये भी बताता है कि दादा की छोड़ जो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट थे, मतलब कि यूएस के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे। कह रहे क्या वो भी रियलिटी से भाग रहा है? बंदा खुद को डिफेंड कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये अपना जो है चार्ली मेन कैरेक्टर, मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब उसके बाद क्या होता है,
एक जो मेजर इंपॉर्टेंट रात है उसकी बात जो हम समझते हैं भैया। होता है क्या है कि एक रात को चार्ली जो है अपने ऑफिस में जाता है, ठीक है, अपने ऑफिस से मतलब घर आना चाहता है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहता है। वो जो है सोचता है कि मैं जो है सबवे ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। सबवे आप ऐसे समझ लो कि जो ट्रेन वाला रास्ता है ना, वही वो सोचता है कि मैं ट्रेन से चला जाता हूँ, बस से नहीं जाता, जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब वो बताता है खुद को कि भाई मैं तो कॉमन सा 31 साल का एक आदमी हूँ जिसने एक गैबर्डिन सूट पहना हुआ है टैन कलर का, मतलब कि इस तरीके के जो वो लॉन्ग कोट होता है ना वो पहना हुआ है, और एक फैंसी बैंड के साथ हैट पहनी हुई है, स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है, ठीक है, ये पहनी हुई है। कह रहे कि सारे आदमी मेरी सिमिलर लुक के, मतलब कि उस समय जो ट्रेंड चल रहा था, वो फैशन चल रहा था, वो इसी तरीके का चल रहा था। वो बोलता है कि भाई मैं कोई मैं तो कुछ कहीं भागना नहीं चाहता था, मैं जस्ट अपनी वाइफ के पास अपने घर जो है वो पहुंचना चाहता था, मैं कोई स्केप नहीं करना चाहता था। फिर वो बोलता है कि मैं जो है एंटर हुआ कहाँ से, वेंडरबिट एवेन्यू से वो एंटर होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर, ठीक है। वो पहले लेवल पे जाता है, ध्यान रखना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो पहला लेवल होता है वहां से लंबी मतलब दूर डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली जो है ट्रेन जाती है, जैसे कि दिल्ली से जयपुर जा रही है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और जो छोटा जो सेकंड लेवल है, जो दूसरा लेवल है, वहां से सब अर्बन ट्रेन जाते हैं, मतलब कि सिटी से थोड़ी थोड़ी सी पास में, ऐसे समझ लो कि 2 लेवल के अंदर ऐसा ऐसा होता है। वो कह रहा है कि मैं जो है ना आर्क डोरवे से जो है सबवे के अंदर घुसा। आर्क डोरवेज आपके इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे घूमे हुए जो है सबवेज है इस तरीके से। कह रहा है मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर इस ऐसे वाले दरवाजों से अंदर घुसा, ठीक है, और मैं कॉरिडोर्स के अंदर खो गया, ठीक है। ही से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज कंफ्यूजिंग एंड फुल ऑफ हिडन पैसेजेस। वो कह रहा है कि बहुत ही कंफ्यूजन और काफी सारे हिडन पैसेजेस यहाँ पे जो है वो होते हैं। वो बताते हैं कि एक बार तो क्या हुआ कि भाई मैं एंटर हुआ, मैं रोजवेल्ट होटल के आसपास जो है वो निकल गया। फिर कह रहा है एक बार तो पता है क्या हुआ, मुझे जाना कहीं और था, मैं अपने ऑफिस से ना जो है वो 3 ब्लॉक दूर निकल गया। मतलब कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि कितना ह्यूज है, बंदा कहीं से भी घुसा वो कहाँ निकल जाता है, इतना ज्यादा बड़ा है, ठीक है। वो उसको ये वो इमेजिन करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीचे नीचे से ना बढ़े जा रहे हैं, जैसे कि ट्री की जो ब्रांचेस बढ़ती है ना, वो इस तरीके से कहीं से भी कुछ भी जो है वो निकलता जा रहा है, इस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है बढ़ता जा रहा है। उसको ये लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक भागने का एक जो है प्लेस है, स्केप करने का एक जो है वो प्लेस है, ठीक है। देन उसके बाद जो है एक स्ट्रेंज कॉरिडोर उसको मिलता है। वो कहता है कि जब मैं जा रहा था ना कॉरिडोर के अंदर, तो जो कॉरिडोर है ना वो धीरे धीरे स्लांट होती गई नीचे की तरफ, फिर उसके बाद एकदम से शार्प लेफ्ट हो गई। फिर वो बोलता है कि भाई मैं मुझे तो थोड़ा सा अनयूजुअल तो लगा, लेकिन मैं चलता रहा वहां पे, मुझे मेरे जो है फुट स्टेप्स की आवाज आ रही थी इको करती हुई, टक 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 टक, ठीक है। वो कह रहा है फिर एकदम से ना मुझे थोड़ी सी ना दूर से आवाज सी सुनाई दी, है वहां पे लोग जैसे बात नहीं कर रहे हो तो हल्की हल्की सी नॉइज आती है, वैसी बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है मैं स्टेयरकेस से नीचे उतरा और मैं भाई 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ। वो कह रहे हैं यहाँ पे 3rd लेवल पे पहुंच गया हूँ। वो बताता है वो 3rd लेवल के बारे में क्या क्या बताता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा अरे 2nd लेवल होगा, फिर बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि रूम के जो साइज है वो थोड़े से छोटे हैं। मैंने देखा कि जो टिकट की विंडो है वो भी थोड़ी सी कम है और गेट भी थोड़े से कम है। फिर मैंने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन बूट है वो भी पुराना तरीके का बना हुआ और वुडन का बना हुआ है, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ लकड़ी वकड़ी का बना हुआ है। मैंने देखा कि जो क्लर्क है वो यहाँ पे आई शेड पहनी हुई है। आई शेड मतलब इस तरीके का ग्रीन कलर का आई शेड पहना जाता था पहले, क्योंकि पहले ना लाइट वाइट नहीं होती थी, ग्लास की लाइट से वो फ्लिकर करती हुई जो होती थी ना, वो ग्लास गैस लाइट चलती थी, ठीक है। और स्लीव प्रोटेक्शंस जो है वो पहने जाते थे, मतलब कि स्लीव के ऊपर एक तरीके का बैंड तरीके से पहना जाता था ताकि स्लीव्स उनके ना स्ट्रेट रहे ऐसे, ठीक है। तो स्लीव प्रोटेक्टर पहने जाता था। वो कह रहे कि लाइट्स बड़ी डिम थी और फ्लिकर कर रही थी लाइट। कह रहा मैं आसपास देख रहा हूँ भाई लाइट ऐसे फ्लिकर क्यों कर रही है। वो कहता है कि अरे फिर एकदम से मुझे रियलाइज होता है कि हाँ तो ओपन गैस फ्लेम्स है भाई, मतलब कि इस तरीके की लाइट है, अब उसके अंदर से तो लाइट ऐसे 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 करके जलती ना, इसलिए वहां पे फ्लिकरिंग हो रही है। फिर वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फ्लोर के ऊपर तो ब्रास के स्पिटून्स पड़े हैं। पहले लोग टबैको वगैरह जब चूज करते थे ना, खाते थे, तो वो ब्रास के स्पिटून्स के अंदर जो रखे जाते थे। कह रहा भाई ब्रास के स्पिटून्स हैं और लोगों ने हाथ में रिस्ट वॉच नहीं पहनी हुई, वो अपनी वेस्ट से जो है वो वॉच निकाल के जो है समय देख रहे हैं, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि मैंने आसपास के आदमियों को देखा वहां पे, तो भाई उन्होंने डरबी हैट पहनी हुई थी। डरबी हैट ना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे वो बड़ी सी होती है ना, इस तरीके से वो डरबी हैट पहनी हुई है। और उनकी मूछताछेस हैंडल बार की तरह है, मतलब कि इस तरह वाली जो मूछ होती है ना, इस तरीके वाली। कह रहे सबकी मूछें ऐसी है यार वहाँ पे तो, ठीक है। और कह रहे मैं सबको ड्रेस उनकी ड्रेस देख रहा हूँ तो 1890s वाला जो फैशन है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है। कह रहे जो वुमेन है उन्होंने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहनी हुई है, ठीक है, इस तरीके की ना वो झालर झाली वाली आती है वो स्लीव्स, वैसी उस तरीके की स्लीव्स पहनी हुई है। और लॉन्ग जो है वो स्कर्ट्स पहनी हुई है नीचे की तरफ, वो जो 1890s के अंदर जो है बड़ा फेमस होता था, ठीक है। वो कह रहा है कि सारी बात छोड़ो, मैंने तो लोकोमोटिव देख लिया भाई पुराने टाइम का, वो जो जो गदर मूवी के अंदर हो हो हो, वो
वो कोयला नहीं डालता उसके अंदर, वो धुआं निकलता है। कह रहा वो वाला मैंने लोकोमोटिव देख लिया भाई। वो कह रहा है कि फिर मुझे समझ में आया कि मैं कहीं ना कहीं पास्ट के अंदर पहुंच चुका हूँ। फिर आगे क्या होता है, ये आपका ब्रास का स्पिटून्स हो गया, ठीक है भाई। देन उसके बाद वो कह रहा है कि मैं थोड़ा कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं सही जगह पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो देखता है आसपास एक बंदा न्यूज़पेपर बेच रहा है, तो वो जाता है वहां पे, देखता है पेपर है द वर्ल्ड, और वो कह रहा है कि द वर्ल्ड तो अब आता ही नहीं है, ये मैं कौन सा पेपर देख रहा हूँ। फिर वो कह रहा है कि उसके अंदर एक हेडलाइन, पेपर के अंदर हेडलाइन भी लिखी हुई है, किसकी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, जो कि 1890s के अंदर प्रेसिडेंट थे। फिर वो डेट देखता है वहां पर, डेट क्या लिखी थी, जून 11 1894। कहता फिर मैं श्योर हो जाता हूँ भाई कि मैं 1894 के अंदर पहुंच चुका हूँ। तो ये उसको कंफर्मेशन मिलती है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैं ना गैल्सबर्ग जाता हूँ, गैल्सबर्ग इलिनॉइस जाता हूँ। अब वो पहले ना गैल्सबर्ग की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखता है कि गैल्सबर्ग में है क्या ऐसा। तो वो जो है, जब वो सोचता है कि यार मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया, तो एक काम करता हूँ मैं ना यहाँ से गैल्सबर्ग जाता हूँ, तो वो 2 टिकट लेने जाता है टिकट विंडो पे। पर उससे पहले थोड़ा सा गैल्सबर्ग के बारे में जान लो, क्योंकि वो गैल्सबर्ग क्यों जाना चाहता है, समझना। वो गैल्सबर्ग इसलिए जाना चाहता है क्योंकि गैल्सबर्ग जो एक पीसफुल और ब्यूटीफुल जगह है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े घर है ना, घर के बाहर बड़े बड़े लॉन है ना, ऐसे गार्डन वार्डन से हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रीज फॉर्म अ रूफ, ठीक है, ट्री जो एक कैनोपी बना लेते हैं, जैसे गलियां होते हैं ना, वो ट्रीज आपस में आके ना ऊपर से ऐसे करके ऐसे ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे पीपल जो है वो लोग जो है वो समर्स के टाइम पे बाहर बैठते हैं अपना बढ़िया से, मैन जो है सिगार पीते हैं, जो है आराम से बैठ के बातें करते हैं। वुमेन्स जो है वो पाम लीव से हल्का हल्का खुद को हवा कर रही होती है, ठीक है। जुगनू जो है रात को जो है वो घूम रहे होते हैं। ही फील्स हैप्पी थिंकिंग अबाउट अ वर्ल्ड बिफोर वर्ल्ड वॉर्स। और वो ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर जो है नहीं थी, तो यहाँ पे बड़ी जो है सुख शांति पीस था जो है गैल्सबर्ग इलिनॉइस के अंदर। इसलिए वो गैल्सबर्ग जो है जाना चाहता था अपनी वाइफ लुइजा के साथ। तो क्या लुइजा भी उसके साथ थर्ड लेवल पे थी? ना 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 ना, लुइजा थर्ड लेवल पे नहीं थी, था तो चार्ली अकेला, बट वो नहीं वाइफ को ले जाना चाहता था, इसलिए वो टिकट परचेज करने जाता है। जब वो टिकट परचेज करता था, वो क्या होता है, वो बोलता है कि भाई मुझे गैल्सबर्ग की टिकट दे दो। जो टिकट काउंटर वाला होता है वो अपना जो है वो फेयर वगैरह कैलकुलेट करता है। तो वो बोलता है कि भाई कह रहा है मेरे पास जो है वो 2 टिकट लेने के लिए पर्याप्त पैसा था, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा चार्ली होता है वो उस क्लर्क को टिकट काउंटर पे जो होता है उसको पुरानी करेंसी दे देता है, क्योंकि नए ज़माने के अंदर तो नई करेंसी ना। आज के टाइम पे अगर मैं इंडिया के जो पुराने नोट है वो किसी को दूंगा, मेरे को थप्पड़ मारेगा, कह रहा है भाई क्या दे रहा है तू ये, ठीक है। तो क्लर्क बोलता है कि ये रियल मनी नहीं है। तो क्लर्क को लगता है कि देख अगर तो मेरे साथ कुछ दगाबाजी कर रहा है ना, कोई दिक्कत कर रहा है, तो ज़्यादा दूर जा नहीं पाएगा। तो भाई चार्ली को रियलाइज़ होता है कि नहीं नहीं यार, पुराने नोट तो थोड़े से अलग लग रहे हैं, 1894 की जो करेंसी है ना वो थोड़ी सी बड़ी है नए नोट के हिसाब से। तो वहाँ से जो है वो क्विकली निकल जाता है ताकि कोई ट्रबल वगैरह उसको ना हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद वो जो सोचता है कि चलो मैं वापस थर्ड लेवल पे जाऊंगा, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो फिर पहले जो है बैंक जाता है, एक तरीके के मतलब कॉइन डीलर के पास जाता है, $300 लेके जाता है, और वो बोलता है कि मुझे जो है पैसे चेंज कराने, ठीक है। और वो $300 लेके जाता है, उसको जो है पुरानी करेंसी के अंदर चेंज करने जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पुरानी करेंसी लेने के लिए उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। तो वो अब उसका जो साइकेट्रिस्ट दोस्त होता है वो इस बारे में थोड़ा सा चिंतित हो जाता है कि क्या कर रहा है बंदा, थर्ड लेवल पे जाना चाह रहा है, क्या कर रहा है ये, ठीक है। लेकिन चार्ली सोचता है कि भाई अगर मुझे $300 के थोड़े कम पैसे भी मिलेंगे, तो 1894 के अंदर तो लाइफ थोड़ी सी चीप ही थी। उसके अंदर जो है वो जो दर्जन भर अंडे वो 13 सेंट के अंदर आ जाते थे, ठीक है। वो अपना पैसे वैसे निकलवा के अपना ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसको वो कॉरिडोर वापस कभी मिलता ही नहीं है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर। वो ढूंढता रहता है। उसकी वाइफ भी चिंता में हो जाती है कि क्या कर रहा है भाई तू, क्या थर्ड लेवल ढूंढ रहा है। तो उसकी चिंता हो जाती है उसकी वाइफ को कि भाई मेंटल हेल्थ तेरी खराब हो जाएगी। वो बोलते हैं कि तू अब थर्ड लेवल मत ढूंढना, ठीक है। तो वो रोक भी देता है कि चलो अब मैं नहीं ढूंढ रहा, और अपना जो है वापस से नॉर्मल लाइफ टाइम कलेक्शन वगैरह ये सब करने लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एकदम से ना उसको न्यूज़ आती है, किसको, चार्ली को, कि उसका जो दोस्त है ना साइकेट्रिस्ट दोस्त, कौन सा साइकेट्रिस्ट दोस्त, सैम, वो खो गया है। उनको न्यूज आती है कि वो खो गया है, ठीक है। नो बडी नोज वेयर ही वेंट, किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ चला गया है। चार्ली को ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे यार ऐसा लग रहा है कि इस सैम को ना थर्ड लेवल मिल गया है, क्योंकि जब कभी वो गैल्सबर्ग के बारे में सैम को बताया करता था ना, सैम बड़ा इंटरेस्ट लेता था कि अच्छा और क्या है गैल्सबर्ग के अंदर, अच्छा ऐसा भी होता है, अरे यार कितनी प्यारी जगह है। तो चार्ली सोचता है कि यार ये जो है सैम दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ये जो है चला गया भाई, ये इसको थर्ड लेवल मिल गया, ठीक है। क्योंकि उसको भी हमेशा से पीसफुल लाइफ बहुत पसंद थी। जब कभी भी साइकेट्रिस्ट दोस्त से वो अपने बात करता था ना, तो सैम को भी पीसफुल लाइफ बहुत ज्यादा पसंद थी। तो चार्ली बिलीव सैम इज इन 1894। सैम को ये लगता है, चार्ली को ये लगता है कि सैम जो 1894 के अंदर जा चुका है। फिर भाई वो अपना जो है फर्स्ट डे कवर वगैरह देख रहा होता है एक रात को। अभी सैम के बारे में कुछ पता नहीं है, वो अपना नॉर्मल बैठ के फर्स्ट डे कवर देख रहा होता है, अपने स्टैम्प कलेक्शन जो है उसको अरेंज कर रहा होता है। उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जो कि वहां पे होना नहीं चाहिए था, जो कि उसके दादा के एड्रेस पे गैल्सबर्ग के अंदर जो है वो आया हुआ था,
ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट डे कवर था ना उसके ऊपर एड्रेस उसके दादा का जो है लिखा हुआ था जो कि गैल्सबर्ग के अंदर था, इसलिए भी वो गैल्सबर्ग जाना चाहता था। ठीक है, और उसके ऊपर डेट क्या लिखी हुई थी, जुलाई 18 1894। ठीक है, उसको ये लगता है कि भाई उसने तो ये एनवेलप पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं है, और उसके ऊपर स्टैम्प भी जो है वो प्रेसिडेंट गारफील्ड की है। ठीक है, मतलब कि उस समय के जो प्रेसिडेंट रहे होंगे उनकी जो है यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है। वो उस एनवेलप को जो है ओपन कर लेता है। जैसे ही उस एनवेलप को ओपन करता है उसके अंदर उसको लेटर मिलता है। देखना, फर्स्ट डे कवर के अंदर कभी कोई कुछ लिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उसको ओपन करता है ना उसके अंदर एक लेटर मिलता है। और लेटर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो भाई उसके ऊपर डेट लिखी होती है जुलाई 18 1894, यही वो लेटर है। उसके दादा का जो एड्रेस लिखा हुआ है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। और उसके अंदर यहाँ पे सैम लिखता है वो लेटर, सैम सैम लिखता है कि पहले मुझे थोड़ा डाउट हुआ था तुम्हारी बातों पे, लेकिन मैंने बाद में मान लिया, और उस थर्ड लेवल जो है ना वो मुझे मिल गया है। ठीक है, कह रहा है कि मैं यहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ, और वो अपने बताते हैं कि लोग यहाँ पे जो है पियानो बजाते हैं, म्यूजिक करते हैं, ठीक है, लोग गाना वाना गाते हैं, और उन्होंने मुझे यहाँ पे लेमनेड के लिए भी बुलाया है। ठीक है, वो चार्ली लूजर को बोलता है कि तुम भी जो है यहाँ पे आ जाओ। वो कहते हैं बिल्कुल वर्थ है, थर्ड लेवल ढूंढना वर्थ है, तुम इसको ढूंढो, तुम्हें भी ये थर्ड लेवल मिल जाएगा। सैम पहुंच गया भाई थर्ड लेवल पे। ये भाई बिल्कुल ही पागल हो जाता है भाई। तो ये कंफर्म करने के लिए कि सैम एक्चुअल में थर्ड लेवल उसको मिला है या नहीं मिला, जो चार्ली है वो जाता है बैंक, और वहां पे देखता है, उसको ये पता चलता है कि सैम जो है वो $800 जो है वो पुरानी करेंसी के अंदर बदलवा के गया है। और सैम को लगता है, सॉरी, चार्ली ये कहता है कि मुझे पता है कि वो वहां पे जाके हे एंड फीड ग्रेन का बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्योंकि उस जमाने के अंदर क्योंकि लाइफ बहुत पीसफुल थी तो किसी को साइकेट्रिस्ट की तो जरूरत होती नहीं थी। वो कह रहा है इसलिए यहाँ पे अपना जो है वो अनाज वनाज का बिजनेस वगैरह शुरू करेगा, क्योंकि वो अपने ओल्ड प्रोफेशन जो है वो 1894 के अंदर अपना ओल्ड प्रोफेशन मतलब कि अपना साइकेट्रिस्ट वहाँ पे नहीं कर सकता था। तो चार्ली रिवील्स दैट सैम वाज ए साइकेट्रिस्ट। चार्ली एंड में रिवील करता है कि चार्ली मेरा वही साइकेट्रिस्ट दोस्त है। द स्टोरी एंड्स विद एम्बिग्यूटी। ये स्टोरी जो है एम्बिग्यूटी के साथ जो है एंड होती है कि पता नहीं थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब ध्यान रखना, जब कभी भी राइटर ने स्टोरी लिखी होगी, राइटर को ये थोड़ी ना पता था कि भाई सीबीएसई के बच्चे जो है इसको जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उसने तो एक सस्पेंस बनाने के लिए जो है लिखा। तो यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की जो है वो निकलती है, आपकी क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन निकलती है। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है, कुछ लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। आप दोनों ही आंसर लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, बट उसकी रीजनिंग आपको जो है स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हो कि एग्जिस्ट करता था तो वो लिखना क्या कहते हैं कि भाई उसको पेपर न्यूज़पेपर वहाँ पे मिला था, वहाँ पे डेट भी थी, ब्रास के स्पिटून से बहुत कुछ लिखने को जो है मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। अब मैं नरेटिव टेक्निक की बात कर लूँ। सबसे पहले ये चैप्टर जो है आपका फर्स्ट व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, क्योंकि इसके अंदर चार्ली बहुत ही आई की बात करता है ना। आई ऐसा मैं वहाँ गया, मुझे जो है लेफ्ट कल मिला, मैंने वहाँ पे जो है वो लोकोमोटिव देखा। टेक्सचुअल एविडेंस देखो, आई हैव बीन ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, ठीक है, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय। तो आई करके बहुत सारी बातें जो है लिखी हुई है, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है। देन उसके बाद सेटिंग की अगर बात करूँ तो बेटा फिजिकल सेटिंग, साइकोलॉजिकल सेटिंग, दोनों सेटिंग्स की यहाँ पे बात हुई है। फिजिकल सेटिंग जो है आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है। टाइम भी आपको बताया गया कि भाई आपका 1894 वाला टाइम जो है वहाँ पे हुआ है, जो थर्ड लेवल के अंदर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे जो है वो सेटिंग पुरानी नई दोनों जो है वो रखी गई है। ओल्ड गैस लाइट्स, ब्रास के स्पिटून्स, डर्बी हैड, लेग ऑफ मफिन स्लेव्स, इन सब की बात जो की गई है। न्यूज़पेपर की डेट की बात की गई है, जैसे कि देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ठीक है ना, यहाँ पे जो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी। द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। ठीक है, स्टोरी जो है वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बताती है। साइकोलॉजिकल सेटिंग पता है क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिंग के अंदर ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है फुल ऑफ फियर है, वॉर है, इनसिक्योरिटी और चिंताओं से है। 1894 जो है बहुत ही शांत और बहुत ही काम हमें दिखता है। गैल्सबर्ग डिस्क्राइब एज सेफ एंड ब्यूटीफुल प्लेस। तो टेक्सचुअल एविडेंस हम यहाँ से क्या देख सकते हैं? द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी। ये सब जो है लाइन आपकी उसके अंदर लिखी हुई है। एंड के अंदर ना एक कंक्लूजन लिख लेना कि सेटिंग स्ट्रांगली कंट्रास्ट मॉडर्न वर्ल्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रेस एंड 1894 इज इक्वल्स टू पीस। जो सेटिंग रखी गई है ना दो अलग अलग, ये इसलिए रखी गई है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो स्ट्रेस दिखा रहा है और 1894 का जो संसार है वो शांति दिखा रहा है। इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट रखने के लिए दो सेटिंग्स आपकी रखी हुई है बेटा। ठीक है, देन उसके बाद मोटिवेशन। चार्ली किस वजह से मोटिवेट होता है और सैम किस वजह से मोटिवेट होता है? तो चार्ली मोटिवेट इस वजह से होता है क्योंकि उसको मॉडर्न स्ट्रेस से भागना है। ठीक है, वो अपनी ड्रीम जो लाइफ है, पीसफुल लाइफ 1894 के अंदर वहाँ रहना चाहता है। इसलिए वो जो है वो $300 जो है वो ओल्ड करेंसी परचेज करता है और वो गैल्सबर्ग की टिकट चाहता है। टेक्सचुअल एविडेंस आप लिख सकते हो, आई वॉन्टेड 2 tickets टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस। ठीक है,
सैम मोटिवेट इसलिए हुआ क्योंकि सैम भी सिंपल लाइफ जो है वो चाहता था। जब उसको डिस्क्राइब करता है गैल्सबर्ग के बारे में चार्ली, तो वो बहुत ही ध्यान से सुनता था, और इसीलिए वो जो है ओल्ड करेंसी $800 जो है उस कन्वर्ट कराता है, ठीक है, और वहाँ पे वो हे और फीड ग्रेन बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है। टेक्सुअल एविडेंस आप लिख सकते हो, इट इज़ वर्थ इट, जो लेटर के अंदर लिखता है ना हमारा सैम कि भाई ये वर्थ है, बिलीव मी। सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड करेंसी स्टाइल। सैम जो है वो ओल्ड करेंसी स्टाइल $800 जो है वो लेता है। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हमारी कमौली का है वो क्या क्या है भाई। सबसे पहले इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है, और मैन और सोसाइटी के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गया कि चार्ली जो है खुद पे ही डाउट करता है कि थर्ड लेवल रियल है भी या नहीं है, या फिर ये उसकी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। एविडेंस आप ऐसे ये लिख सकते हो कि वो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करते हैं। वो ये कहता है कि आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन टू मी, मुझे नहीं पता वो मेरे साथ ऐसा क्यों है। वो ही फील समथिंग इज रॉन्ग इन द कॉरिडोर, उसको ये भी फील होता है कि कुछ कॉरिडोर के अंदर जो वो गलती है। तो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। देन उसके बाद मैन और सोसाइटी का जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है भाई, कि भाई सोसाइटी का मानना है, लोगों को मानना है कि यहाँ पे जो है वो 2 लेवल है और ये उसकी इमेजिनेशन है, ठीक है। लेकिन एविडेंस आप ये कह सकते हो कि इसकी जो एविडेंस है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कहते हैं शपथ ले लेंगे कि भाई यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल से, और जो उसके फ्रेंड है वो उसको टेम्पररी रिफ्यूजी कहते हैं, कि जो तो स्टैम्प कलेक्शन वगैरह करता है ना, इतनी टेम्पररी रिफ्यूजन है, रिफ्यूजी है मॉडर्न स्ट्रेस से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एक तीसरा भी मैन वर्सेस टाइम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मॉडर्न टाइम जो है और जो 1894 है, ये दोनों ही जो है मेजर सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे स्केप करना चाहता है किसको, वर्ल्ड को और मॉडर्न स्ट्रेस को, ठीक है। टाइम इटसेल्फ बिकम ऑब्स्टेकल, टाइम भी यहाँ पे एक तरीके की जो है ऑब्स्टेकल बन जाता है, दिक्कत बन जाती है। देन उसके बाद अगर मैं पेसिंग की बात करूँ तो बेटा देखो, स्लो पेसिंग फास्ट पेसिंग दोनों रखी गई है। जब आपका सस्पेंस बिल्ड करना है कि भाई डिस्क्राइब जो कॉरिडोर है उसको बहुत ही स्लोली डिस्क्राइब किया गया है, फुटस्टेप्स को बताया गया है, स्लांटिंग टनल को बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप टेक्सचुअल एविडेंस भी लिख सकते हो, ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप, बहुत ही डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई गई है कि ब्रास के स्पेटून्स थे ये सब। उसके बाद फास्ट पेसिंग कहाँ हो जाती है, जब क्लर्क उसको जो है पैसा रिजेक्ट कर देता है ना, तो वहाँ से वो क्विकली भाग जाता है, उसको डिटेल में नहीं बताया गया, वहाँ से वो क्विकली जो है भाग जाए, वो बहुत ही फास्ट जो है तरीके से बताया गया है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, ठीक है, मैं वहाँ से भाग मुड़ा और सीधा वहाँ से तेजी से निकल गया। तो यहाँ पे जो पेस रखा गया है वो थोड़ा सा तेज रखा गया है इवेंट का। देन उसके बाद लास्ट है अपना फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग जो है हमें फ्यूचर में होने वाले इवेंट के कुछ ना कुछ हिंट दे देती है। तो देखो, अर्ली मेंशन दैट एवरीवन वांट्स टू स्केप, अर्ली में ही स्टार्टिंग में ही ये मेंशन कर दिया जाता है कि सब तो भागना चाहते हैं, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को ऐसा बताया गया है कि वो एक पेड़ की तरह, पेड़ की जो जड़ है उसकी तरह जो है वो ग्रो करता चला जाता है। स्टैम्प कलेक्शन को एक टेम्परेरी रेफ्यूजी जो है बताया गया है, ठीक है। स्टैम्प कलेक्शन जो है वो रिवील्स सैम्स लेटर, और जो स्टैम्प कलेक्शन है वही बाद में जो है वो सैम का लेटर जो है वो रिवील करती है, ठीक है। तो पहले हमें स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताया गया, फिर बाद में जो है वो स्टैम्प कलेक्शन ही सैम का लेटर रिवील करते। तो ये फोर शेडोइंग थी। टेक्सचुअल एविडेंस, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, हर कोई तो भागना चाहता है। माई स्टैम्प कलेक्शन अ टेम्पररी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, तो ये आप टेक्सचुअल एविडेंस भी दे दोगे बेटा। तो इस तरीके से इस चैप्टर के हमने प्रॉपर समरी के साथ साथ नरेटिव टेक्निक्स भी कर लिए। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते आते एक हैशटैग याद रखना बेटा, रियाज ही राज है, क्योंकि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, बाद में लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे पहुंचे यहाँ तक, भाई क्या क्या कर लिया, तो उनको बोलना मेरे सर ने मुझे एक बात सिखाई थी, क्या, मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।